तो पहले ना एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं क्लास से पहले, ये देखने के लिए कि आपको कितना याद है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आउट ऑफ द आपको सिलेबस दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देख लो बच्चों, कोई गलती मत करना, नो सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप अब किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेसिक से मैंने क्वेश्चन दिए हैं और हमने पूरा जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है ना, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हो और मैच कीजिए अब कि आपके आंसर सही है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपसे पूछा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? तो बच्चों ने क्या आंसर दिया है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? आंसर ऑलराइट, तो आपका यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज योर आंसर, एरिस्टोटल। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने, देखो सबसे पहले ना उन्होंने इनाइमा और अनाइमा वाली क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, देन लेकिन यहां पे पूछ रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप पूछोगे यार मैंने तो ये चीज बताई नहीं थी। अब याद रखो, ध्यान से बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने उस टाइम भी हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज दिए थे, बट जो यहां पे गौर करने वाली चीज है दैट इज फर्स्ट प्रपोज। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो एरिस्टोटल ने किया था। पूरे के पूरे प्लांट्स को उन्होंने किस में डिवाइड किए थे? हर्ब्स में डिवाइड किए थे, सबसे छोटे, उससे बड़े प्लांट्स श्रब्स, एंड फाइनली ट्रीज जो कि लॉन्ग होते हैं। एनिमल्स को उन्होंने किस में डिवाइड किया था? जो हवा में उड़ते हैं उन्होंने उनको एयर ड्वेलर्स बोल दिया था। ठीक है, जो पानी में होते हैं वाटर ड्वेलर्स हो गए थे, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो आपके लैंड ड्वेलर्स हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, हु क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आपका हो जाना चाहिए सी, एरिस्टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द ड्रॉबैक्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मुझे फटाफट से ये बताओ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? इट इज वेरी इजी। ये जिसने दिया था उनको हर दो चीजों से उन्होंने अपने नाम को भी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे बना दिया था। कार्लस लिनानियस, उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में उसका नाम बना दिया था, जिसको हम जीनस और स्पीशीज बोलते हैं। इसी तरीके से उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दिया था, और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की जो लिमिटेशंस थी ना बच्चों, यहां पे वो पूरी हो गई थी, क्योंकि कॉमन नेम्स अब किसी भी तरीके से मिसलीडिंग नहीं हो रहे थे। तो कार्लस लिनानियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और क्या क्या लिमिटेशन थी कि भाई ऑब्वियसली अब ये शुरू में ही आई थी, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स तो उनको पता ही नहीं था। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, जो प्रोकैरियोट्स थे उनके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे। इतने माइक्रोस्कोप हाईली इन्वेंट भी नहीं हुए थे कि एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वगैरह को देख भी सको। चलो उसके बाद ऑब्वियसली कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग है, मल्टीसेलुलर अलग है, मतलब एकदम सीधा प्लांट्स और एनिमल्स में बांट दिया था। ऑब्वियसली अब हमको पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमको पता है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर भी दोनों होते हैं, और लेट्स सपोज कि
आपके पास जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, यूग्लिना होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट्स की तरह करता है, लेकिन वो मूव नहीं करता, वो मूव करता है, वो एनिमल्स की तरह मोटाइल होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला मेरा यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था, विच डज नॉट मैच विद विटिकर्स क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं विटिकर ने आपको बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम दिए थे उन्होंने, ठीक है। उसमें उन्होंने बिल्कुल यूनिसेलुलर को अलग कर दिया, मल्टी को अलग कर दिया, यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, प्रोकैरियोट्स को अलग दिया, मतलब काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये। तो डेफिनेटली उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा था, सेल का स्ट्रक्चर तो देखा था, तभी तो डिसाइड हुआ था कि भाई यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर या आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग होना चाहिए। तभी इसी के बेसिस पे हुआ था थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर है, उसमें एक सेल है, या लेट्स सपोज अगर वो टिश्यू लेवल पे है, ग्रुप होके टिश्यूज बन गए हैं या टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बन गए हैं, तो ये सब देखा था उन्होंने। एंड वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने देखा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हमने ये स्टार्टिंग में किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अब लास्ट में बच्चों यहां पे दे रखा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब अगर या तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया होता तब तो बात होती, स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करता है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स आ गए, तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो आपका, तो यहां पे जो मैच नहीं करता दैट इज ऑप्शन डी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी क्राइटेरिया यूज्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है और यकीन मानो एग्जाम में आ जाता है, इनिस में भी आ जाता है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, लाइक वी नो जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया, फंजाई, ये सब था। अब देखो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था कि सेल का टाइप, सेल का स्ट्रक्चर, कि भाई सेल के अंदर हमने देखा था ना सेल वॉल है कि नहीं, अच्छे से डिफाइंड है कि नहीं, न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया था। उसके अलावा उन्होंने क्या देखा था, भाई सेल की ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो आगे ऑर्गेनाइज होके मल्टी सेलुलर हो रहा है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं उन्होंने क्या कंसिडर किया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी 1 and 2। अब कितनी सारी चीजें बच गई, क्या क्या बच गया, 3 उन्होंने देखा था कि भाई न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 4 उन्होंने देखा था कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। एंड फाइनली 5th जो आपका था क्या था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनमें एवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अब हम आज करेंगे मोनेरा, और अच्छे से पढ़ना क्योंकि अगली क्लास में फिर आपके पास ही क्विज आने वाला है। चलो तो सबसे पहले बच्चों मोनेरा हमारा पहला किंगडम है, और यहाँ पे सारे के सारे ना आपको मैं याद दिला दूं क्या थे हमारे, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स आते थे, हमने सारे बैक्टीरिया को इसी के अंदर डाल दिया था, प्रोकैरियोटिक था। इट वाज द फर्स्ट किंगडम, मतलब सबसे पहला किंगडम। अब इमेजिन करो जो सबसे पहली चीज आई है, प्रिमिटिव चीजें आई हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने टाइप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, इतनी सारी टाइप की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट करेंगे। तो मोनेरा में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मैंने पहले भी बताया है, यू टर्म यूज होता है ट्रू के लिए, जैसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, तो कैरियोट आपका न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, समथिंग विच इज लिविंग। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो एकदम सही बैक्टीरिया को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था आर्के बैक्टीरिया। आपको मैंने बताया था कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि कार्ल वूल्स ने दिए थे, कार्ल वूल्स ने दिया था, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे हमारे यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं,
और एक होते हैं हमारे यूकैरियोट्स। तो उन्होंने देखा कि यार एक आर्के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि आर्के बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव थे और फिर वो दो में जाके डाइवर्स हो गए हैं। दिस वाज द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लेकिन आर्के बैक्टीरिया मोनेरा में ही आता है, ठीक है। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो ये मोनेरा में आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ये अलग हो जाता है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, आर्के बैक्टीरिया सबसे पहले आया होगा। अब इसको ना ऐसे याद रख लो, सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब अर्थ नई नई शुरू हुई थी, मतलब मान लो कि लाइफ आई थी, तो कितने सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन, एकदम हार्ड सैलिनिटी, बहुत ज्यादा गर्मी, ये सब था। तो आर्के बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि हार्श या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। जैसे मेथनोजेंस हो गए, या फिर आपके बहुत ज़्यादा थर्मोफाइल्स, मतलब जो बहुत एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स में रहते हैं। चलिए, नाउ तीसरे हम पढ़ेंगे इसके अंदर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है ना, मैंने आपको एक चीज बोली कि बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है सेलुलोज का, फंजाई के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, इसका सेल वॉल होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को क्यों अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज दिस माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इसको है तो ये बैक्टीरिया, लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो लैक करता है सेल वॉल, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अब एक्टिनोमाइसिटीज आपके एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको मैं फैक्ट बताती हूँ। कभी आपने देखा है बच्चों, बारिश होती है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, गीली मिट्टी की खुशबू आती है, सबको बहुत पसंद है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? देखिए, तो क्या होता है ना, जैसे जब बारिश आती है, जब वो पड़ती है जमीन में, तो जब आप नीचे, तो क्या है, सॉइल में तो बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, तो वो डिस्प्लेस हो जाता है, वो नीचे वाली एयर ऊपर आ जाती है, तो वो जो एकदम खुशबू सी आपको फील होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये एक्टिनोमाइसिटीज उसको वो वो अर्दी सी स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, ये हम डिटेल में करेंगे, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दे रखा है। तो बच्चों, इसको ना हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लू ग्रीन एल्गे है लेकिन है ये बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो गया, आपका एनाबेना हो गया, ये ना फोटोट्रॉफ्स होते हैं। तो मैंने आपको बोली है कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज तो नहीं होते वेल डिफाइंड, तो प्लास्टिड्स तो नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, तो फिर ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैसे होंगे, ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो ये हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये सारे डायग्राम के साथ आपके संग अभी डिस्कस करूंगी। तो देखो बच्चा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा के क्या होते हैं। एक तो सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर आएंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होगा, इसलिए ये एक्सेप्ट ही हुआ था। उन्होंने यूनिसेलुलर को भी अलग कर दिया, मल्टी को अलग कर दिया, और सिर्फ जितने भी आपके 5 किंगडम है ना, सिर्फ और सिर्फ यही आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव, वो जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डेवलप नहीं होता है। अब सेल वॉल तो होती है इनके पास, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल, जैसे हमारी बायोलिपिड लेयर होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है, यहाँ पे भी यही होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं होता, ठीक है। राइबोसोम्स बच्चों यहाँ पे 70S होते हैं, जैसे यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे एनिमल सेल्स में हमें 80S देखने को मिलता है, यहाँ पे 70S होता है। 70S ना 50 से बना होता है, 50 सब यूनिट, और 30 से बना होता है। अब ये मत बोलना 50 और 30 मिलके तो भाई 80 बनाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 70S उसका जो कांस्टेंट है, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसका ये एक यूनिट है जो दे रखा है, इट इज डिफाइंड। नाउ, अब इसका डीएनए कैसे होता है? जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके पास डीएनए भी भाई अलग सा होता है। तो यहाँ पे इनके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अभी हम देख लेंगे रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होती है और जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी ना हम सेक्सुअल बोल देते हैं इसको, लेकिन करेक्ट वर्ड इज जीन रिकॉम्बिनेशन।
अब सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे दो चीजें वहां पे फ्यूजन हो गया है एक तरीके से। नाउ फ्लैजेला किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, एंड दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह मिल सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, यहाँ पे आसपास सॉइल में, ट्रीज में, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, हमारी बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, इवन ऑन डेड बॉडीज, या फिर हमारे फूड में, द कर्ड वी ईट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में, लावा में, आइस में, मतलब एवरीवेयर, इट कैन बी एवरीवेयर। ठीक है, तो बहुत से बहुत हार्श हैबिटेट्स में भी ये होता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका साइज, अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। इसका नेचुरली साइज नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन बहुत रेयर कोई एक ऐसा हो सकता है जो आप देख सकते हो, बट दैट इज वेरी रेयर, बट यूजुअली दे आर वेरी माइन्यूट। ऑलराइट, सबसे जो छोटा बैक्टीरियम है ना बच्चों, वो है आपका डायलिस्टर। ठीक है, सबसे जो बड़ा बैक्टीरियम है दैट इज क्यू मार्गेरिटा। ठीक है, तो ये आप याद रख लो। चलिए अब आप शेप पे आ जाओ। अब देखो शेप कैसी होती है। बैक्टीरिया ना बहुत अलग अलग शेप का हो सकता है। तो सबसे पहले है इसकी कोकाई शेप, कोकस भी बोलते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाक। तो वो स्ट्रेप्टोकोकस क्यों है? क्योंकि वो इस तरीके से ना बच्चों स्फेरिकल शेप का होगा। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसे लॉन्ग है और उसमें इस तरीके का स्पोर रीजन है जहां पे एक स्पोर प्रेजेंट है, तो उसको हम बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरला होता है, मतलब ऐसे इस तरह रस्सी जैसा आपको दिख रहा है, स्पाइरल शेप का होता है, दैट इज स्पाइरला। विब्रियो, दिस इज कॉमा शेप। कॉमा शेप जैसे विब्रियो कॉलेरी आपका बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है, एक्सट्रीम डायरिया एंड वाटर लॉस, तो वो आपका विब्रियो शेप का होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो मुझे लगता था आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, जो मैंने आपको बोला है ना कि कोकस शेप यानी कि स्फेरिकल शेप है, अब ये किस तरीके से आपस में अरेंज्ड हैं, ये उसके हिसाब से इनके नाम भी अलग होते हैं। मान लो डिप्लोकोकस, यानी कि जब ये दो दो एक साथ होते हैं, ठीक है, अगर ये सिंगल प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको मोनोकोकस बोल दिया। लेट्स सपोज अगर इस तरीके से वो ऐसे क्यूबिकल शीट्स लाइक में है, तो उसको सार्सिना बोल देते हैं, सरकाइना बोल देते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। अब जब वो चार, ये दोनों ना बच्चे देखो अलग है, यहाँ पे पीछे इसमें शैडो आ रही है, मतलब ये एक क्यूब लाइक ऐसे 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 एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। और ये मतलब जब चार एक साथ प्रेजेंट होंगे टेट्राकोकस, अब क्या होगा, जब इस तरीके से बहुत सारे क्लस्टर में अरेंज्ड होते हैं तो उसको स्टाफाइलोकोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं? 80 में बच्चों देखो एक मिनट, अभी यहाँ पे जो आपके डाउट्स है ना, अभी हम सब क्लियर करते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस अगेन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाक हमारा होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे बीड लाइक बीड, जैसे मोती की माला होती है ना, सुंदर सुंदर ऐसे बीड 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 वाले मिलेंगे, तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। तो ये हो गए आपके कोकस वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज बैसिलस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे होते हैं कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस में देखो क्या होगा, ये इस तरह की शेप है, अगर ये ऐसे आपको दिखेगा तो इसको बैसिलाई बोल दिया। अगर ये दोनों हैं, कोकोलोबैसिलस मतलब स्फेरिकल भी है, थोड़ा लॉन्गेटेड भी है, ओवल सा स्ट्रक्चर है, तो उसको कोकोबैसिलस बोल दिया। डिप्लो मतलब दो ऐसे elongated ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, तो डिप्लो बोल दिया। स्ट्रेप्टो अगेन एक चेन जैसी बन गई है, साथ साथ मिलके आ गए हैं। नाउ पैलिसेड्स, पैलिसेड जब लॉन्ग ऐसे हॉरिजॉन्टल सेल, जैसे हमने आपने 10th क्लास में या आपने वहाँ पे मीजोफिल सेल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, ये हमारी एपिडर्मिस होती है या क्यूटिकल इसके ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे लीफ के ऊपर पेलिसेड सेल्स होते हैं, ऐसे देखते थे ना पेलिसेड सेल्स या। तो यहाँ पे पेलिसेड सेल्स में बहुत सारा क्लोरोफिल होता था। ये ऐसे इलॉन्गेटेड क्यों होते थे? ताकि ये इजीली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस कर सके, तो ये होते हैं आपके पेलिसेड सेल्स। चलो नेक्स्ट देख लो भाई क्या दे रखा है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं साथ साथ मेरे। चलिए, तो सबसे पहले भाई मैंने बैक्टीरिया को इस तरीके से बना दिया। लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया,
ठीक है। अब बैक्टीरिया में भी क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, और ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, आपकी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट, ओके, सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसमें आप क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला इसमें एक्स्ट्रा होती है, इट हैज अ सेल वॉल। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे रेड कलर का एक सेल वॉल भी बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का बना दिया है, ये उसकी एक और आउटर कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। सो दिस इज योर सेल वॉल, ठीक है। ये किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, ये भी हो गया है। अब बैक्टीरिया में ना बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं, और भी लेयर्स होती है, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके ऊपर इस तरीके से एक और लेयर बना देते हैं। अब ये क्या है, क्या है ये, मुझे कमेंट्स में बताइए, व्हाट इज दिस लेयर। दिस इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक और एडिशनल लेयर होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये सॉफ्ट होती है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। और यही ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड होती है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर कैप्सूल। ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, तो यहां पे लिख देते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। चलो, अब हमारी लेयर बन गई है। अभी हम वॉल की बात कर रहे हैं, हमेशा इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप कोई इसका स्ट्रक्चर हम नहीं भूलेंगे, कोशिश करेंगे कोई मिस ना हो जाए। तो पहले हमने वॉल बना ली, अब वॉल में और क्या क्या चीजें होंगी। अब देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मूव कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए उनके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो क्या होगा जो उनको मूव कराएगा। उनके पास होते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बोल दिया सीलिया। तो जो सीलिया होता है ना, वो उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब मूवमेंट के लिए ही एक और एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है आपका, नोन एज फ्लैजिला। तो बच्चों ये हो गया है आपका फ्लैजिला। तो फ्लैजिला एंड सीलिया हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में, ठीक है। फ्लैजिला अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो इसका पार्ट है, इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। दिस इज योर हुक, और ये होता है लॉन्ग सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। चलो, और क्या होगा इसके अंदर। अब आपने देखा है ना कि बैक्टीरिया कितनी सारी डिजीजेस कॉज करता है, या बैक्टीरिया जगह जगह पे लग जाता है, खराब करता है चीजों को। क्या होता है, बैक्टीरिया अपने सरफेस से अटैच हो जाता है। जैसे हम किसी चीज को ऐसे पकड़ते हैं ना, अपनी फिंगर से पकड़ते हैं, तो क्या होता है, वी हैव फिंगर्स टू होल्ड। उसी तरीके से बैक्टीरिया के पास भी होता है इस तरीके से फिंगर लाइक। इसको एक मिनट फिर से बनाते हैं, फिंगर लाइक। क्या बोलते हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को, इस तरीके से बना लिया। ये हो गए फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जो उनके बॉडी से निकल रहे हैं। दीज आर नोन एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे फिंगर, ऐसे याद रखना है कि फिंगर लाइक हमारा फिम्ब्रे होता है। एंड फिम्ब्रे के अलावा भी इनके पास एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी में मतलब से एक ऐसे लंबा सा यहाँ पे होगा इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज पिलाई और सिंगुलर में पाइलस, ठीक है। तो फिम्ब्रे तो आपको होल्ड करने में हेल्प करेगा, ये बैक्टीरिया होल्ड करेगा, इससे किसी भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट से ये होल्ड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पाइलस जो होता है ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में।
अब ये रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा हम आगे देखेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। चलो अब हमने क्या किया, हमने सारी इसकी आउटर बाउंड्री कवर कर गई। अब बैक्टीरिया को भर देते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे बोला था कि कुछ कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनके पास इनका कोई ऑर्गन तो नहीं होता, इनके पास कोई ऑर्गेनेलिस तो है नहीं, प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये कैसे करेंगे। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इनके पास बॉडी के अंदर इस तरीके से अंदर एक इनफोल्डिंग्स होती है। इस इनफोल्डिंग्स के अंदर ही यहाँ पे होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल होगा और ये जो इनफोल्डिंग्स होती है ना, उसको आप बोलते हो क्रोमैटोफोर, ठीक है। ये आपका क्रोमैटोफोर हो गया। ओके, अब क्रोमैटोफोर के अंदर फोटोसिंथेसिस है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, वाटर को यूज करेगा और बना देगा ग्लूकोज, अपना खाना बनाएगा। जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर गट में इकोलाई होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, वो भी तो वही खाता है। तो जो हमें जैसे ग्लूकोज चाहिए होता है ना बच्चों, तो इकोलाई को भी या बैक्टीरिया को भी ग्लूकोज चाहिए होता है। तो वो भी जो खाना बनाता है ना अपनी बॉडी के अंदर, उसको स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे इनका खाने को स्टोर कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ना बहुत सारी छोटे छोटे ना ग्रैन्युल्स होते हैं। इन ग्रैन्युल्स को हम क्या बोलेंगे, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, these are known as storage granules। अब जैसे मैंने बताया, ये हमारे जैसे खाना खाते हैं, खाने को स्टोर करेंगे। तो जैसे भाई एनिमल्स ग्लाइकोजन स्टोर करता है ना, ये ग्लाइकोजन भी स्टोर करते हैं, ये फॉस्फेट को भी स्टोर करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये साइनोफाइसियन को भी स्टोर करते हैं। तो ये हो गए आपके स्टोरेज ग्रैन्युल्स, ठीक है। और चीजें बनाएंगे हम, और हैं अभी इस छोटे से बैक्टीरिया में बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी में और इनफोल्डिंग्स होती हैं, मतलब देख रहे हो आप इसको, कितनी चीजें हैं और इनफोल्डिंग्स हैं इसकी बॉडी के अंदर, एंड इसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। अब ये मीजोजोम क्या करता है, बिल्कुल भाई सेम चीज है। जब उसकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिज है ही नहीं, तो कुछ तो होगा ना जो उसको कंपनसेट करके देगा। तो बच्चों मीजोजोम जो होता है ना, वो किसमें हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में। जैसे हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोजोम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है यहाँ पे। और ये किस में हेल्प करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब इसको भी तो अपना डीएनए रेप्लिकेट करके इसको भी तो आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये सिंगल सेल है, ये भी तो अपने डॉटर सेल्स बनाएगा, तो उसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा ना अपने डीएनए को। तो रेप्लिकेशन करता है ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड होने में भी। तो सेल को डिवाइड कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब 2 डीएनए हो गए। अब वो दोनों अलग अलग चले गए, ठीक है, अलग अलग चले गए हैं। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब इसकी बॉडी में मेन चीज न्यूक्लियस तो होगा ना भाई, न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी होगा। तो इनकी बॉडी में ना इस तरीके से, जैसे हमने अभी देखा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए होता है। सो दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। लेकिन इनका डीएनए ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। अब बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए के अलावा और भी डीएनए होते हैं। अब वो कौन से डीएनए होते हैं, इनके पास ऐसे छोटे छोटे दूर दूर अगेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या होते हैं, दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए।
ठीक है, बैक्टीरिया में रैंडम, ये मेन चीज क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म ना, इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म कहते तो ये चीजें हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली ना कहीं कहीं पे और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो कि उसका जो मेन डीएनए है उससे अलग है। तो मेन डीएनए तो हो गया डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोइड वाला, और बाकी छोटे छोटे को हमने प्लाज्मिड बोल दिया। ठीक है, एक और चीज सिंगल होता है इसका, सिंगल क्रोमोसोम, दे हैव सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड होता है ना बच्चों, ये बहुत चीजों में हेल्प करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जैसे एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जैसे कि आर प्लाज्मिड है। तो अब है तो ये डीएनए ना, इसमें कुछ तो जीन्स होंगे, तो ये जीन्स ना इसको और तरीके से मदद करता है, कोई कोई इसको रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। आर प्लाज्मिड, आपने देखा है ना बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो इजीली ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती वो इजीली ठीक? क्योंकि जो हम दवाइयाँ लेते हैं ना, वो बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट हो जाता है, मतलब वो मरता ही नहीं है उस बैक्टीरिया से, उस मेडिसिन से। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए अगर रेजिस्टेंट है, यानी कि पेनिसिलिन उनका कुछ उखाड़ नहीं पा रही, वो कहते हैं हाँ आन दो मुझे कुछ नहीं होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ आर प्लाज्मिड। वो जो आर प्लाज्मिड होते हैं वो रेजिस्टेंस देते हैं टू दी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, इनके पास भाई यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। ये दो क्यों बनाए मैंने, इसके सब यूनिट्स बना दिए, आप इसको ऐसे राउंड राउंड देना। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए। इन राइबोसोम्स के अलावा इनके पास ऐसा एक एमआरएनए है और उसके ऊपर भी राइबोसोम अटैच है। मतलब राइबोसोम या तो सिंगली दूर दूर अटैच हो सकते हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स, या फिर एक एमआरएनए के संग लग सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, उसको हम पॉलीसोम्स बोलते हैं, पॉलीसोम्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। किसी किसी बैक्टीरिया में एक एक चीज मिसिंग होगी, किसी में एडिशनल होगी, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लैजेला लिखा है। अच्छा, अगर इसमें अभी किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मुझे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कराना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फ्लैजेला। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लैजेला कुछ उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर है, यहाँ पे एक बेसल बॉडी है, उसके ऊपर एक हुक है और इस तरीके से लंबा सा फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट होता है, ये जो पूरा जो आपका फ्लैजेला है ना, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ये कितने हैं, कैसे लगे हुए हैं, उसके हिसाब से बैक्टीरिया अलग अलग हो सकता है। जैसे ये फ्लैजेला एट्रिकस हो सकते हैं, जिसका मतलब वो बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ये आप अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपके माइक्रोकोकस हो गया, पैस्ट्रेला हो गया, इनमें क्या होता है, देयर इज नो फ्लैजेला, मतलब बैक्टीरिया मान लेते हैं, ये मैंने बैक्टीरिया ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, अगला है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर सिंगल फ्लैजेला होगा। नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस। लोफोमा मतलब यहाँ पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है। मतलब मान लो ना, ये देखो इस कितना फनी लगेगा, ये बैक्टीरिया है और ये इसकी पूंछ है, यहाँ पे बहुत सारे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक साथ है। ठीक है, सो दिस इज लोफोट्राइकस। नेक्स्ट इज सिफेलोट्राइकस। अगर यही चीज ना बैक्टीरिया की दोनों तरफ हो जाती है, मतलब अब ये टफ्ट जो है फ्लैजेला का वो दोनों तरफ है, टॉफी बन गई एक। ठीक है, पेट्रीट्राइकस। पेरीट्राइकस ये क्या होता है, जब फ्लैजेला आपके ओवरऑल पूरी मतलब चारों तरफ हर जगह से फ्लैजेला दिख रहा है, और इस टाइप का बैक्टीरिया आपको गूगल इमेजेस में बहुत सारा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे इकोलाई बहुत बार आप पढ़ चुके हो, बहुत इसका यूज होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, इसके बारे में भी पढ़ते हो, ये हमारा पेरीट्राइकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एम्फीट्राइकस। सिंगल फ्लैजेला, मतलब एक बैक्टीरिया, एक फ्लैजेला इस एंड में, एक फ्लैजेला इस एंड में, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले, तो ये आपका हो गया। चलो अगला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारा
पूरा बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ना एक चीज की और कमी रह गई। तो यहां पे क्या हुआ था ना बच्चों, फर्स्ट टाइम एक बायोलॉजिस्ट ने हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने क्या देखा था, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। और उन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल वॉयलेट, जो आप एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हो ना केमिस्ट्री लैब्स में, आपने पढ़ा होगा, दिस इज अ इंडिकेटर, दिस इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। क्रिस्टल वॉयलेट एक केमिकल कंपाउंड है। उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, एक स्लाइड ली, उसमें कुछ सोल्यूशन लिया या कुछ भी जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अब उसमें क्रिस्टल वायलेट डाल के देखा। आफ्टर सम टाइम उसमें उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन डाला। अब आयोडीन सोल्यूशन से क्या होगा, आपको कलर मिल गया। अभी क्या कर रहे हैं, एसीटोन यूज करके या 95% इथाइल अल्कोहल यूज करके ना उसको कंप्लीटली वॉश कर देंगे। क्यों उसको वॉश करेंगे, हमें डीकलराइज करना है। डीकलराइज का मतलब है जो हमें कलर मिला है ना उसको कंप्लीटली हटा दो। तो उन्होंने देखा कि यार कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने ना स्टेन को रिटेन कर लिया। स्टेन को रिटेन कर लिया, किस कलर का, वो पर्पल ब्लू जैसे लग रहे थे। इवन आफ्टर वॉशिंग इट विद एसीटोन उनको वो पर्पल कलर के दिखे, और उसको उन्होंने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि ये जो ग्राम स्टेन है, इस ग्राम को, स्टेन को रिटेन रखने वाले बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। और जो इसका जो स्टेन चला गया आफ्टर रिमूवल, तो दोनों, पहले तो दोनों ही दिख रहा था, लेकिन आफ्टर रिमूवल किसी ने वो कलर नहीं दिखाया, उसको क्या बोल दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलो अब इसका ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये डिफरेंस है, कई बार आपको स्कूल में पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने क्या किया ना, पूरे जितने भी बैक्टीरिया, उन्होंने बोला कि यार सारे बैक्टीरिया को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक जो स्टेन को रिटेन कर लेता है और एक जो रिटेन नहीं कर पाता। जो रिटेन कर लेता है दैट इज ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। अब देखो इसकी क्या क्या है, ग्राम पॉजिटिव आपको ब्लू एंड पर्पल कलर शो करेगा। इसके जब आप सेल वॉल देखोगे ना तो ये सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर सेल वॉल। और देखो आउटर मेम्ब्रेन उसके बाहर नहीं है। नाउ इसका जो लिपिड कंटेंट है और जो पेप्टिडोग्लाइकन है दैट इज 70 to 80%। तो लो लिपिड कंटेंट कहां होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, और पेप्टिडोग्लाइकन होगा बाहर, ठीक है, सेल वॉल में। तो वो सिंगल लेयर है, फिर भी उसमें 70 to 80% है। दूसरी तरफ देखो यहाँ पे 3 लेयर की सेल वॉल है एंड 10 to 20% आपका पेप्टिडोग्लाइकन है। मीजोजोम्स इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, इसमें नहीं होते। दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, ये हम देख चुके हैं। अब ये बैक्टीरिया ना बहुत ससेप्टेबल होते हैं टू एंटीबायोटिक्स। मतलब ससेप्टेबल मतलब अगर आप इसको एंटीबायोटिक्स में डालोगे ना तो दे माइट डाई इजीली। कुछ बैक्टीरिया जो कि इन एंटीबायोटिक से भी मर नहीं रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मेजर मतलब पैथोजन क्या होता है बच्चों, पैथोजन कुड बी एनीथिंग, it could be a parasite, it could be a protozoan, it could be a bacteria, it could be a virus, जो भी आपको डिजीज कॉज कर रहा है, कोई फॉरेन बॉडी। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक होते हैं वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव होते हैं आपके, ठीक है। अब पोरेंस क्या होता है, जैसे प्लांट सेल्स में होता है ना, एक्वापोरेंस होते हैं, चैनल्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या पढ़ते हो, चैनल्स होते हैं ना, जैसे इन एंड आउट मूवमेंट हो सके पार्टिकल्स की। तो पोरेंस क्या होते हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक चैनल्स, वाटर लविंग चैनल्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं, इसमें कहाँ होंगे, अकर इन आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर आपका टाइकोइक एसिड होता है, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है, इट इज अ कंपोनेंट जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव में, और नेगेटिव में नहीं होता। तो दिस इज योर ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम करेंगे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि बैक्टीरिया नरिशमेंट कैसे लेता है, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ये हार्मफुल है कि गंदे हैं। सारे बैक्टीरिया इतने गंदे नहीं होते हैं, डिजीज नहीं फैलाती, कुछ कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं सबके लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आर्के बैक्टीरिया भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्विज के लिए रेडी रहना और जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।